गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। अभी हम लोग कुछ चैप्टर्स लेकर के उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जो आने वाले 12th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। अभी जैसे अगर हम बात करें केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर की, यानी कि रासायनिक गतिकी की, इस पर पूरा हम लोग डिटेल से पूरा लेक्चर जो है यूट्यूब पर, ठीक है, आप लोगों के लिए यूट्यूब पर इस चैप्टर का लेक्चर डिटेल में अपलोड कर दिया गया है। लेकिन चूंकि एग्जाम में बहुत ही कम समय बचा है, तो इस कम समय को ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 3 मार्क्स वाले, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले, वो सारे क्वेश्चन को 4-5 लेक्चर में, ठीक है, हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो बुआरे हम लोगों को जो चैप्टर स्टार्ट करना वो केमिकल काइनेटिक्स है, और ये जैक और बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो यहां पर बुआरे सबसे पहले हम लोग इसके वेरी शॉर्ट और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, जितने भी क्वेश्चन। और अगर आप ये 4-5 लेक्चर को बहुत बढ़िया तरीके से कर लेते हो तो फिर आपको आने वाले 12th के एग्जामिनेशन में कोई परेशानी नहीं होगी, और आप 90 से, ठीक है, 90% से अबव क्वेश्चन को आप इस चैप्टर का सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में, आने वाले बोर्ड एग्जाम में। ठीक है बुआरे, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर पर। इस चैप्टर के है ना वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन जो 1, 2 एवं 3 अंक स्तरीय होगा, उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। खास करके ये जो क्वेश्चंस है, हम हिंदी मीडियम के बच्चे को ध्यान में रख करके सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट किए हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी सारे क्वेश्चन को ध्यान से देख लें और अपने, ठीक है, और भी कोई परेशानी हो तो यूट्यूब पर उस पर्टिकुलर टॉपिक का लेक्चर को आप ध्यान से देख लीजिए, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है बुआरे, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए बुआरे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार आपको फिर से बता दें कि ये जो लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये केवल अगले 12th के फाइनल एग्जाम को देखते हुए रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहां पर किसी भी टॉपिक पर हम डिटेल किसी भी टॉपिक को डिटेल नहीं करेंगे। अगर आपको डिटेल से टॉपिक को देखना होगा तो इस चैप्टर का वीडियो यूट्यूब पर, इस चैप्टर का सारा लेक्चर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। ये केवल हम एग्जामिनेशन पर्पस को ध्यान में रख करके, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं, और इस लेक्चर को आप ध्यान से देख लें, फिर उसके स्क्रीनशॉट को लेकर के अपने कॉपी में नोट कर लें और सारे क्वेश्चन को बढ़िया से प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 1 पर बढ़ते हैं। ठीक है, और हम पहले ही बता चुके हैं कि यहां पर हम 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन होगा उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए बाबू सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि अभिक्रिया के वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि भाई अगर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, सामान्यतः ताप के साथ अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, और ताप को अगर हम किसी अभिक्रिया के लिए ताप को 10 डिग्री सी से बढ़ा दें तो अभिक्रिया का वेग 2 गुना या तिगुना हो जाता है। तो चलिए इस बात को हम लिख देते हैं। ठीक है, इसके जवाब को हम लिख देते हैं कि सामान्यतः ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, वेग बढ़ता है। ताप में 10 डिग्री सी परिवर्तन के साथ अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया का वेग 2 गुना या तिगुना हो जाता है। कोई दिक्कत? इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है कि ताप अगर बढ़ेगा तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, और ताप में 10 डिग्री सी परिवर्तन के साथ अभिक्रिया का वेग 2 गुना या तिगुना हो जाएगा। देखिए ताप गुणांक पहले भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ताप गुणांक यानी कि टेम्परेचर कॉफिशिएंट। टेम्परेचर कॉफिशिएंट यानी ताप गुणांक क्या है? T+10 डिग्री सी ताप पर वेग नियतांक एवं T डिग्री सी ताप पर वेग नियतांक का जो अनुपात होगा
वो क्या होगा बुआरे? ताप गुणांक होगा, और इसका मान क्या होगा? 2 से 3 होगा। कोई दिक्कत? तो ये ताप गुणांक है। अगर पूछा जाए ताप गुणांक क्या है, तो T + 10 डिग्री सी ताप पर वेग नियतांक तथा T डिग्री सी ताप पर वेग नियतांक के अनुपात को क्या कहते हैं? ताप गुणांक। बाबू रे, अगला क्वेश्चन हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है कि छद्म कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण दे। यहां डेफिनेशन की बात करनी नहीं है, हम लोग इस चैप्टर के लेक्चर में पूरा डिटेल कर चुके हैं। हम लोग बात कर चुके हैं कि छद्म कोटि की अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जो दिखने में तो सेकंड ऑर्डर की लगती है, लेकिन वास्तव में वो प्रथम कोटि के होते हैं। तो यहां डेफिनेशन की आवश्यकता नहीं है, केवल एग्जाम्पल आपसे पूछा जा रहा है, तो आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट या एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर, कुछ भी आप दे सकते हो। तो चलिए इथाइल एसीटेट वाला, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट वाला एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। ये इथाइल एसीटेट है बुआरे, और इसका हाइड्रोलाइसिस अगर हम कराते हैं तो एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल बनता है, और ये बुआरे छद्म कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण हुआ। इस अभिक्रिया की अनुक्ता क्या होगी? 2 होगी, लेकिन कोटि क्या होगी? 1 होगी। चूंकि जल यहां पर अधिक के मात्रा में है, इसलिए H2O का सांद्रण क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा, और ये रेट ठीक है ऑफ रिएक्शन को ठीक है डिटरमाइन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ठीक है अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो 1 होगी और अनुक्ता होगी, अनुक्ता 2 होगी। तो इस पर हम लोग डिटेल ऑलरेडी किए हुए एक पूरा लेक्चर छद्म कोटि अभिक्रिया पर है, सूर्य यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन पर, और अगर किसी बच्चे को डिटेल से देखना होगा तो वो लेक्चर आप ध्यान से देख लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। कह रहा है कि अभिक्रिया X Y में चेंज हो रहा है, ये X अभिकारक है, Y उत्पाद है, शून्य कोटि का है, इसका वेग समीकरण लिखिए बाबू। एकदम सिंपल सा बात है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होता है? वो अभिक्रिया जिसका वेग या दर क्या होता है, इसके वेग या दर पर अभिकारक के सांद्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। खैर सांद्रता पद के प्रभाव से क्या होता है? मुक्त होता है। तो बुआरे इसका जवाब हम कैसे करेंगे? पहले आप अभिक्रिया क्या है? X, इसके लिए हम लिख सकते हैं रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा X टू दी पावर 0। चूंकि सांद्रता पर अभिक्रिया दर पर सांद्रता का, अभिकारक के सांद्रता का प्रभाव नहीं पड़ता है, शून्य कोटि का है, तो पावर 0 हो गया। अब ये प्रोपोर्शन साइन समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, वहां पर क्या आ जाएगा बुआरे? K आ जाएगा, और X टू दी पावर 0, और X टू दी पावर 0 है तो वो क्या हो जाएगा? 1। तो ये फाइनली रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआरे? यहां पर K हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ये जवाब हो गया हमारा। ठीक है, यहां K क्या है बुआरे? अगर चाहें तो आप लिख सकते हैं यहां K क्या है? इक्वल टू वेग नियतांक या दर नियतांक। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव करते हैं कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया का सूत्र लिखें। सॉरी, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के अर्धायु काल का सूत्र लिखें। यह क्वेश्चन था। बाबू इस पर भी हम लोग डिटेल से डिस्कशन कर चुके हैं, यहां तो केवल हमको फॉर्मूला लिखना है। तो ये प्रथम कोटि का अभिक्रिया का अर्धायु काल अगर T½ है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा 0.693/K। यहां K बुआरे वेग नियतांक या दर नियतांक है। तो ये आपका 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। चलिए बुआरे हम लोग अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं, और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हम लोग को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, टू द पॉइंट बात करना है। जो फैक्ट्स होगा केवल उसको लिखेंगे। एग्जाम के में हमको जितना उस क्वेश्चन पर लिखना है बस उतना ही लिखेंगे। कह रहा है बुआरे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक यानी कि K की इकाई बतावे। तो बुआरे आप लोगों को याद होगा कि nवें कोटि के अभिक्रिया के लिए क्या होता है वेग नियतांक की इकाई? nवें कोटि के अभिक्रिया के लिए क्या होता है? वेग नियतांक यानी कि K की इकाई क्या होती है? मोल पर लीटर रेज़ टू द पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। ठीक ना?
ये nवें कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक की इकाई है। हमारा अभिक्रिया क्या है? प्रथम कोटि, यानी कि ठीक है, यहां n क्या है बुआरे? हमारा 1 है, इसलिए k की इकाई क्या होगी? n की जगह हम 1 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा बुआरे? हमारा k का यूनिट क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर 1 - 1 सेकेंड इनवर्स, यानी कि मोल पर लीटर टू द पावर 0 हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, यानी हमारा फाइनली ये तो 1 हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा वेग नियतांक यानी कि रेट कांस्टेंट का इकाई क्या हो जाएगा? सेकेंड इनवर्स। कोई दिक्कत? ठीक ना। अब हम लोग बात करते हैं बाबू रे शून्य कोटि के अभिक्रिया का एक उदाहरण पूछ रहा है, एग्जाम्पल। तो बाबू रे आप लोग याद कीजिए, ठीक है। अमोनिया डिकम्पोज करता है प्लेटिनम के प्रेजेंस में, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन देगा, ये आपका जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं H2+Cl2 2HCl सनलाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होता है वो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण हो गया। अगला क्वेश्चन है बुआरे, अति मंद अभिक्रियाएं क्या है? बुआरे नाम से तो स्पष्ट है, अति मंद, एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन। तो बाबूरे वैसी अभिक्रियाएं जो बहुत ही मंद गति से संपन्न होती है। आप लोहे में जंग लगना का ही बात अगर करो तो ये 2-4-6 महीना लग जाता है इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में। तो ये बुआरे अति मंद अभिक्रियाएं हैं। तो चलिए सिंपल वे में, ठीक है, इसके डेफिनेशन को कर लिया जाए। तो क्या लिखेंगे? वैसी अभिक्रियाएं जो बहुत ही मंद गति से संपन्न होती है। क्या कहलाती है? अति मंद अभिक्रियाएं कहलाती है। एग्जाम्पल, लोहे में जंग लगना। बाबू एक बात यहां पर हम और भी बताना चाहेंगे कि जो बच्चे अभी तक एग्जाम का बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं कर पाए हैं, हम उनके लिए ही ये क्लास जनरली लाए हैं। आप इस लेक्चर को देखिए, बहुत ही सिंपल वे में बताया गया है। अगर आप एक बार केवल लेक्चर को देख लेंगे तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल आप स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिख लीजिए और आपको याद हो जाएगा और आप एग्जाम में सफर बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए इस लेक्चर को आप ध्यान से देखते रहो और मेरे साथ यूट्यूब पर बने रहिए, आपका एग्जाम बढ़िया होगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बुआरे अगला क्वेश्चन कह रहा है अभिक्रिया A+B से C बन रहा है, A+B अभिकारक है और C उत्पाद है। इसके लिए वेग समीकरण R = क्या दिया है? K, A पर पावर ½ है, B पर पावर 2 है। तो अभिक्रिया की कोटि बताए। बाबूरे हम पहले ही अभिक्रिया की कोटि पर डिस्कशन कर चुके, अपने लेक्चर में डिटेल कर चुके हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है, अभिक्रिया की जो कोटि होती है सांद्रता पद पर, वेग समीकरण में जो सांद्रता पद पर जो घात होता है, पावर होता है, उसका सम होता है। यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर्स ऑन द कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ इक्वेशन। ठीक है, यानी अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रता पदों के घातों के योग के बराबर होता है। तो यहां बुआरे अभिक्रिया की कोटि बराबर हो जाएगा ½ + 2 = 5/2। ठीक ना, यहां तक क्लियर है बात? अब चलिए अगला क्वेश्चन को आप देख लीजिए। यदि K = दिया है 1.5 × 10⁻³ मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड, तो अभिक्रिया की कोटि बताएं बाबूरे। देखिए बाबूरे, इस क्वेश्चन को से बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए पेन और पेपर की आवश्यकता नहीं है। अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है, आप केवल देख करके बता दोगे। आप इस यूनिट को ध्यान से देखो, ठीक है। आप nth ऑर्डर के लिए K का यूनिट क्या जानते हैं? मोल पर लीटर टू दी पावर (1 - n) सेकेंड इनवर्स होता है। देखिए यहां पर तो हम n का वैल्यू 1 लिए थे तो सेकेंड इनवर्स आता है। अगर हम 0 लेते हैं तो मोल पर लीटर पर सेकेंड आता है, तो ये भी नहीं होगा। अगर हम 2 ले लेते हैं n का वैल्यू
जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है। तो मेरा क्या हो जाएगा बुआरे, मोल पर लीटर 1 - 2 सेकेंड इनवर्स, यानी कि मोल पर लीटर, ठीक है, पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स यानी क्या हो जाएगा हमारा मोल इनवर्स, ठीक है, लीटर पर सेकेंड। यही कह रहा है यूनिट, यहां पर क्या कह रहा है, मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड। देखिए अगर हम n का वैल्यू 2 रखते हैं, ठीक है, इस समीकरण में, तो हमारा क्या हो जाता है, यूनिट ये आता है, यानी कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए k का यूनिट है। तो बुआरे फाइनली अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, अगर इस यूनिट को आप अगर देख लें k का, तो ये समझ लीजिए कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो k का वैल्यू ये है, ठीक है, यूनिट आप देखिए, ये यूनिट जो है सेकेंड ऑर्डर के लिए आ रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि क्या है बुआरे, ठीक है, अभिक्रिया की कोटि बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अभिक्रिया की कोटि इक्वल टू 2। तो चलिए बुआरे सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन 11, 12, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 14 और ये क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई बताएं बाबू रे। तो nवे कोटि के लिए तो हम लोग जान ही रहे हैं, मोल पर लीटर रेज़ टू द पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स होता है। तो हमारा रिएक्शन का ऑर्डर 0 है, तो n का क्या हो जाएगा वैल्यू 0, तो यहां पर आप n के जगह 0 रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा बुआरे 1 हो जाएगा, यानी कि हमारा जो यूनिट होगा वो क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी कि ये हमारा हो गया शून्य कोटि के अभिक्रिया के लिए k, यानी कि वेग नियतांक की इकाई। आगे क्वेश्चन नंबर 12 आप ध्यान से देखिए, प्रथम कोटि के अभिक्रिया का एक उदाहरण, केवल एक उदाहरण लिखना है आपको। तो चलिए आप लोगों को याद होगा अमोनियम नाइट्राइट का डिकम्पोजिशन, ये डिकम्पोज होकर के देखिए n और n, N2 प्लस ये 4H और 2O 2H2। तो वो अरे ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अगर आपको डिटेल से देखना है तो आप YouTube पर जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, ठीक है, वीडियो है, उस वीडियो को आप डिटेल से देख लीजिए, ठीक है। तात्क्षणिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो वो अरे जैसा आप लोगों को पता है कि तात्क्षणिक अभिक्रिया वो अभिक्रिया है जो बहुत तेजी से कंप्लीट होता है, और इस तरह की अभिक्रिया को कंप्लीट होने में बहुत कम समय, जनरली 10⁻³ सेकेंड के आसपास का समय लगता है, ठीक है। और जितने भी आयनिक अभिक्रियाएं हों वो सारे के सारे तात्क्षणिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो खैर हम डिटेल अभी करने नहीं जा रहे हैं, आप सिंपली एग्जांपल देख लो। जैसे कि हम सिल्वर नाइट्रेट एक्वस है, अगर हम इसकी अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड से करा दें तो सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट श्वेत अवक्षेप बहुत तेजी से मिलता है। अवक्षेपण अभिक्रिया है बुआरे, ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। और ये देखिए NaNO3 फिर बाहर NaNO3। तो देखिए सिल्वर नाइट्रेट और NaCl की अभिक्रिया से क्या बना, AgCl और NaNO3। और यहां पर AgCl का जो श्वेत अवक्षेप होगा, सफेद अवक्षेप बहुत तेजी से मिलता है। तो बुआरे ये तात्क्षणिक अभिक्रिया का एक उदाहरण हो गया। देखिए बुआरे ये क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है कि किसी भी अभिक्रिया में देहली ऊर्जा यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी तथा सक्रियण ऊर्जा यानी कि एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी में किसका मान अधिक होता है। वो अरे इस पर भी हम लोग पूरा डिटेल कर चुके हैं, सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, कि किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अभिकारक के पास इतनी ऊर्जा नहीं होती है कि वो उत्पाद बना सके, तो ऐसी, क्योंकि अभिकारक की ऊर्जा इतनी नहीं होती है कि वो एनर्जी बैरियर को पास कर सके, और एनर्जी बैरियर के पिक पर जो ऊर्जा होता है वो देहली ऊर्जा होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है। तो खैर इन सारी चीजों पर भी हम लोगों को बात नहीं करना है, केवल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी भी अभिक्रिया में देहली ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा में किसका मान अधिक होता है। तो वो अरे ये जो देहली ऊर्जा है ये अभिकारकों की जो सामान्य ऊर्जा है और सक्रियण ऊर्जा का योग है। तो कहने का मतलब है
देहली ऊर्जा तो ज्यादा होगा ही, तो यहां पर बाबूरे इस क्वेश्चन का जवाब होगा देहली ऊर्जा। देहली ऊर्जा, ठीक है। अब बोल्ट्जमैन स्थिरांक का मान क्या है? तो बुआरे आप लोग अर्हेनियस समीकरण में जो यूज करते हैं e टू दी पावर, ठीक है, माइनस कैपिटल EA/RT, यानी कि देखिए अर्हेनियस समीकरण में हम लोग यूज करते हैं ना, ठीक है, स्मॉल e पर पावर, ठीक है, स्मॉल e पर पावर माइनस E, एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी सक्रियण ऊर्जा बाय RT। अर्हेनियस समीकरण में E टू दी पावर माइनस EA/RT क्या कहलाता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, यानी कि बोल्ट्जमैन स्थिरांक, ठीक है, बोल्ट्जमैन स्थिरांक कहलाता है। ये सब क्वेश्चन को बुआरे आप एकदम ध्यान से कर लो, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी हम ऐसा क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं हो। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये 4-5 लेक्चर में इस चैप्टर को बहुत बढ़िया से आपको करवा देंगे। आप मेरे साथ 4-5 लेक्चर बने रहिए, ठीक है, 4-5 लेक्चर में बने रहिए, आपका ये है ना, ये चैप्टर क्लियर होगा। इसके बाद फिर हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पर भी बात कर लेंगे, उसके भी 20, 25, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लेंगे। इस तरह से चैप्टर बाय चैप्टर जितने भी क्वेश्चंस होंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग डिस्कशन कर लेंगे बुआरे। तो ठीक है, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो आप लाइक करते हो ना और सब्सक्राइब करते हो ना, ये ताकत देता है और ज्यादा बेहतर काम करने का।